अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वेनेजुएला पर हुई प्रतिक्रिया के बाद और 5 देशों पर जो तीखी रुख अपनाया है, आखिर क्या इसका प्रभाव है, क्या इसका राजनीतिक दृष्टिकोण है, इन सब को समझेंगे। हमारे साथ डिफेंस ऑफ फॉरेन एक्सपर्ट राजन कोचर जी इस समय मौजूद है। सर, ये जो सबसे पहले वेनेजुएला पर अटैक होता है और राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया जाता है, उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया जाता है, और अब इसके बाद 5 देशों को और आड़े हाथ ले लिया है, ईरान हो, मेक्सिको हो, इन सभी को लेकर कैसे आप देखते हैं और क्या इसका कारण माना जाए? देखिए, एक नया बदलाव एक इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर में मैं देख रहा हूँ इसको। पहले ऐसे होता था कि बातचीत होती थी, डिस्कशन होता था, डिप्लोमेसी होती थी। अब उसका दायरा और कम होता जा रहा है, और जो देश शक्तिशाली है, जिसके पास ताकत है, वो कोशिश करता है कि दूसरे देश के ऊपर हावी होना। और ख़ास तौर पे जब वो देश उसकी लाइन पे काम नहीं करता, या उसकी फॉरेन पॉलिसी को एंडोर्स नहीं करता, या उसके तरीके से ये अपने आप को ढालता नहीं है। और हमने इसके एग्जांपल्स हमने देखे हैं। रशिया यूक्रेन की लड़ाई भी यूएस का हाथ था उसमें, और यूक्रेन को उकसाया गया था कि आप रशिया के साथ लड़ो, हम आपकी सपोर्ट करेंगे, हम आपको नेटो में लेके आएंगे। वो सब कुछ नहीं हुआ। सिमिलरली हम लैटिन अमेरिका में देख रहे हैं कि ये जो मनरो डॉक्ट्रिन 2.0 ट्रंप ने अभी इसको बनाई है, इसको अभी डनरो डॉक्ट्रिन का नाम दिया जा रहा है। ये जो डॉक्ट्रिन है, ये एक साफ जाहिर करता है कि अमेरिका का सॉफ्ट स्पॉट, जैसे अंग्रेज़ी में एचलीज हील बोलते हैं, वो है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ये जो आपने 5 देशों का जिक्र किया, ये एक लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, और काफ़ी देर से ये कंट्रीज़ एंटी यूएस स्टांस सामने आया इनका। बिकॉज़ जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स इनको एक्चुअली चलाना चाहता है, वो और उनके इंटरनल अफेयर्स में दखल देना चाहता है, वो किसी भी देश अगर एक सॉवरन कंट्री है, वो ये जो उसको एक्सेप्ट नहीं होगा ये चीज़। और तभी हम देख रहे हैं कि आप वेनेजुएला में इसलिए एक हमला हुआ। 3-4 इसके इम्पोर्टेंट कारण हैं। ऑफ कोर्स कोलंबिया, क्यूबा वगैरह नेक्स्ट है लाइन पर, बट वो पॉसिबिलिटी अभी कम नज़र आती है, क्योंकि ट्रंप एक साइकोलॉजिकल वॉर इनके साथ कर रहे हैं। और अगर वो सक्सीड हो जाते हैं कि भाई एक साइकोलॉजिकली अगर इनको प्रेशर में ला के और अपनी बात अगर इनसे मनवा लेंगे, तो शायद ये एक ऑफेंसिव या एक अटैक इन कंट्रीज़ पे नहीं आएगा। और वेनेजुएला के 3 मुख्य कारण थे। पहला कारण ये था कि चाइना का वहाँ पे काफ़ी दबदबा इसको बन रहा था। आपको ज्ञान होगा कि चाइना ने $100 बिलियन अपने लगाए हैं उनके जो पोर्ट के ऊपर, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। और चाइना का 60% ऑयल वेनेजुएला से आता है। दूसरा जो ट्रेडिंग है इसको ऑयल की, वो चाइनीज़ युआन में है, तो डॉलर उससे इम्पैक्ट हो रहा था। और पिछले 1 साल में डॉलर की गिरावट हुई है 9%। तो अमेरिका के लिए ये बहुत एक चिंता का विषय था। और आपको याद होगा इराक में भी जब अमेरिका ने अटैक किया था सद्दाम पे, तो उस टाइम पे सद्दाम के ऊपर इल्ज़ाम था कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ये बना रहा है, पर ऐसा कोई प्रूफ बाद में एक्चुअली आया नहीं। और फिर ये चीज़ डिनाई भी की गई और इसको एक्सेप्ट भी किया गया कि उनके पास ऐसा कुछ नहीं था। मेन वजह थी पेट्रो डॉलर्स, जो सद्दाम हुसैन ऑयल डॉलर में नहीं बेच रहा था, और उसकी वजह से डॉलर इम्पैक्ट हो रहा था। सिमिलर काइंड उसने वेनेजुएला में किया है। और चाइना का एक इसका एंगल है। दूसरा एंगल ये है कि ईरान का यहाँ पे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था, क्योंकि हज़बुल्ला के ट्रेनिंग सेंटर्स मार्गरेटा आइलैंड से
लेके पूरे 300 किलोमीटर तक 6 ट्रेनिंग सेंटर्स चल रहे थे। ये इसको मोसाड ने इंफॉर्मेशन अमेरिका को दी है, और इसलिए आपको याद होगा नेतन्याहू इस ऑपरेशन के 3 दिन पहले प्रेसिडेंट ट्रंप से मिले थे। तो ये पूरा ऑपरेशन प्लान हुआ है, CIA और मोसाड ने इसको मिलके प्लान किया है। और जिस तरीके का प्रोसेशन आपने देखा डेल्टा फोर्स जो आई थी उनकी, तो एक फुटप्रिंट्स आपको दिखाई देता है इजरायली बेस्ड ऑपरेशंस के। और जानकारी इनको थी कि हजबुल्ला यहाँ से काफ़ी सालों से काम कर रहा था। $400 मिलियन हर एक साल हजबुल्ला को ईरान दे रहा था। और ये जो प्रॉक्सी है, और इनके एक एक्स वाइस प्रेसिडेंट जो इनके पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, वो 2023 तक इनके पेट्रोलियम मिनिस्टर रह चुके हैं। वो हजबुल्ला के साथ उनका एक डायरेक्ट कांटेक्ट था। तो ये अमेरिका के बैकयार्ड में अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, वो शायद अमेरिका को एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसको दूसरा कारण ये है ईरान का। और तीसरा है कि नार्को टेररिज्म की बात हो रही है। नार्को टेररिज्म भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस एरिया में, और हमको उसको भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। जो अमेरिका एक्चुअली बोल रहा है उसमें भी कुछ तथ्य है, क्योंकि फेंटनिल एक ऐसा ड्रग है जो चाइना से नार्को के थ्रू वेनेजुएला में आ रहा था। और ये फेंटनिल जो ड्रग है, ये सिंथेटिक ड्रग है ये, और ये अमेरिका में भी पहुंच चुका था। और अमेरिका में इसका कंसर्न था कि ये कहाँ से आ रहा है। जब इन लोगों ने ट्रेस किया तो इनको ट्रेल मिली राइट टू इस क्यूबा, वेनेजुएला, मेक्सिको और चाइना। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा बन चुका था। और 2017 में जब प्रेसिडेंट ट्रंप 1.0 था, ये उस टाइम भी ट्रंप ने इस टाइप के ऑपरेशन की प्लानिंग अपना करी थी, बट वो उसको नज़रअंजाम इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उस टाइम पे वर्ल्ड ओपिनियन इतनी इस फेवर में नहीं थी अमेरिका के कि अमेरिका इस टाइप का एक्शन करे। उनके एडवाइजर्स ने भी ट्रंप को सपोर्ट नहीं किया। और तीसरा, जिस तरीके का आज की डेट में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का दबदबा कांग्रेस के ऊपर है और सीनेट के ऊपर है, वो मेजॉरिटी उस टाइम पर ट्रंप एंजॉय नहीं करते थे। तो सारी चीज़ें कंड्यूसिव थी ट्रंप के लिए ऑपरेशन करने के लिए। और ख़ास तौर पे इसकी अर्जेंसी इसलिए हो गई क्योंकि चाइना को भनक लग गई थी इस ऑपरेशन की। और ये ऑपरेशन 2 दिन पहले प्रीपोन किया गया। 4 दिन बाद होना था, फिर इसको 2 दिन का इसका पीरियड इसको कम किया गया क्योंकि चाइनीज़ इंटेलिजेंस को एक इंडिकेशन हो रहा था। इसीलिए वेनेजुएला में चाइनीज़ एनवॉयज़ आए थे। और एक दिन पहले एक न्यूज़ भी आपने इसको सुना होगा कि चाइनीज़ एनवॉयज़ वेनेजुएला आए थे और मदुरो को पूरी जानकारी दी थी। इसीलिए बहुत ज़रूरी हो गया प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए ये ऑपरेशन लॉन्च करना। और ये ऑपरेशन लॉन्च करने के कुछ ही देर पहले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने चाइनीज़ एम्बेसडर जो है US में, उसको भी बुलाया था और एक जो इंडिकेशन दी थी कि हम इस टाइप का ऑपरेशन कर सकते हैं, तो आप अपने एनवॉयस को बोलो कि वहाँ से निकल जाएंगे। तो वो जानकारी थी। हाँ, तो वो सारी जानकारी रखी हुई थी। और ये पूरा ऑपरेशन कई महीनों से प्लान था, बिकॉज एक फिल्म की तरह एक सेट बनाया गया था। ये इसके रेजिडेंशियल पैलेस का हर एक कमरा, हर एक सेफ हाउस, सेफ रूम्स, स्टील वॉल्ट के इसके पास रूम्स थे, इसके पास अंडरग्राउंड भी बंकर्स थे जहाँ पे ये छुप सकता था। तो पूरी प्लानिंग थी, बट इसको मौका ही नहीं दिया गया और इतना प्रिसिशन के साथ ऑपरेशन हुआ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एज अ मिलिट्री मैन, हम इस ऑपरेशन को बहुत डीपली स्टडी करेंगे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, हमारे स्टूडेंट्स जो
डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में हैं और जो हमारे एकेडमीज़ में हैं जो ट्रेनिंग करते हैं, उनको भी इस ऑपरेशन के बारे में डिटेल्स जाननी चाहिए, क्योंकि भारत के पास भी ऐसी क्षमता होनी चाहिए एक दिन एक इस टाइप का ऑपरेशन करने के लिए। हम बोलते हैं कि हमारी आर्मी इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, तो ये फोर्थ लार्जेस्ट का एक नंबर है, बट इसमें जो इस टाइप की कैपेबिलिटी है, जो स्पेशल फोर्सेस की कैपेबिलिटी है, और हमारी स्पेशल फोर्सेस किसी से कम नहीं है, वर्ल्ड के टॉप 5 में मानी जाती हैं, तो ये स्पेशल फोर्सेस को भी इस टाइप के ऑपरेशन का एक्सपोजर देने की ज़रूरत है हमको, और हमको डीपली स्टडी करने की ज़रूरत है। और एक ख़ास चीज़ इस ऑपरेशन में होती है इंटेलिजेंस, और अगर आप जो गार्ड इनको सराउंड कर रहा था, सबको इन लोगों ने ख़रीद लिया था, और इसको अमेरिका ने कोई भी लोग जो इसके लॉयल माने जाते थे मदुरो के, दे वर बॉट आउट। और इसीलिए आपने देखा कि एक भी गोली नहीं चली, ज़्यादा गोली नहीं चली है, कैजुअल्टीज नहीं हुए इतने आराम से, और इसको अमेरिका का कोई भी यूँ फाइटर प्लेन या हेलीकॉप्टर को नुकसान नहीं पहुंचा। सर, जैसा आपने बताया, लेकिन यूएनएससी की बैठक हुई, कई देश अलग थलग हो गए हैं, कुछ सपोर्ट में आ गए हैं, कुछ विरोध में आ गए। हालांकि चाइना का आपने जिक्र किया कि ऑयल रिफाइनरीज को लेकर पूरा इनकी $100 मिलियन को लेकर वो उसकी हुई थी, लेकिन रूस भी इसके अपोज में है, कई देश और है जो इसके अपोज में है। देखिए, अपोज में इसलिए है क्योंकि आपने एक इंटरनेशनल रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को तोड़ा है। अब अगर कोई देश अगर आपकी बात नहीं मान रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसके प्रेसिडेंट को उठा के ले जाएं। कल अगर चाइना ताइवान के साथ ये करता है, तो अमेरिका का क्या स्टैंड होगा? और एक प्रेसिडेंस आप सेट कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड के लिए कि बाकी कंट्रीज भी अगर ऐसा करें, तो आप उनको फिर कैसे रोक पाएंगे, क्योंकि खुद आप इस टाइप का एक्शन कर रहे हैं। अब अमेरिका की देखिए, पूरे वर्ल्ड में 800 बेसिस हैं, 800 मिलिट्री बेसिस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो कहीं पर भी अमेरिका को अगर एक सिचुएशन को डीस्टेबलाइज करना है या स्टेबलाइज करना है, अमेरिका कर सकता है। मुझे नहीं लगता चाइना के पास आज ये कैपेबिलिटी आई है। आने वाले वक्त में इकोनॉमिक पावर हो सकता है चाइना, बट उसके पास ये कैपेबिलिटी नहीं है। तो इसीलिए रशिया जो है वो, इसलिए क्योंकि रशिया का बहुत आर्म्स, वो वेनेजुला को एक मिलिट्री पावर बनाने की कोशिश कर रहा था। उसने बहुत सारे आर्म्स दिए। आपने सुना होगा जब इनका एयरफील्ड अटैक हुआ, उसमें S-300 एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ था, उसको नष्ट किया गया। तो रशिया भी बहुत एक मैं मान के चलूँगा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर था। रशियन इनके पास एडवाइजर्स थे जो इनकी फ़ौज को तैयार कर रहे थे। तो जब इस तरीके की ताकतें अमेरिकन बैकयार्ड में होंगी, जिसमें रशिया भी इन्वॉल्व है, चाइना भी इन्वॉल्व है, ईरान भी इन्वॉल्व है, तो कुछ हद तक इसको मैं मानता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप का जो ये एक्शन था वो जस्टिफाई किया जा सकता है। लेकिन सर, जिस तरीके से ये एक तरफा किया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से या अमेरिका की तरफ से, इससे जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, यूएनएससी की विश्वसनीयता पर कहीं ना कहीं सवाल कमज़ोर हो सकती है। वो तो ऑलरेडी कमज़ोर हो चुकी है। अब आपने देख लिया कि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में यूएनएससी अपना कुछ नहीं कर पाई, बिकॉज इतनी बार वीटो हुआ। अब पिछले एक रिकॉर्ड है, पिछले 2 साल में 7 वीटोज़ हुए हैं, 7 रेजोल्यूशन वीटो हुए। इसका मतलब कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो इन लोगों ने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया या एक चार्टर बनाया जिसमें वीटो पावर दे रखे, आई थिंक उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप को 5 से मिनिमम 10 तक लाने की ज़रूरत है। और ये देखिए, ये 1945 में जब यूएन का गठन हुआ था उस टाइप का है, और उस टाइम पे फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन ग्रेट पावर्स माने जाते थे। आज की डेट में फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन कहीं नहीं है वर्ल्ड मैप पे। तो इंडिया उभर के आ रहा है, आपका ब्राज़ील उभर के आ रहा है, ऐसे जापान। तो ऐसे देशों को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जगह मिलनी चाहिए, एक रिव्यू की ज़रूरत है। और ये मैटर यूएनएससी में भी गया हुआ है, बट
यूएनएससी आपका क्या इन्फोर्स कर सकता है? बिकॉज एक बार ये अगर एक देश इसको वीटो कर देगा तो वो कोई रेजोल्यूशन पास नहीं होगी। और दूसरा ये जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हो गया, तो अब इनकी जुरिस्डिक्शन होती है ऐसे ऐसे केसेस को जो सुनने के लिए। बट इसको नेतन्याहू को भी इन लोगों ने एक क्रिमिनल अपने डिक्लेयर किया, वॉर क्रिमिनल, और इस टाइप का। तो वो क्या कर पाए इसके बारे में? गजा में तो अभी भी लड़ाई चल रही है पीस सीज फायर के बावजूद। तो मुझे लगता है कि ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं अभी इनका टाइम आ गया है, या तो इन ऑर्गेनाइजेशंस को बंद किया जाए बिकॉज इतना पैसा खर्च किया जा रहा है इनको सस्टेन करने के लिए। यूएन पीस कीपिंग मिशंस होते हैं, बहुत रोल है एक्चुअली यूएन का एक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के अलावा क्लाइमेट चेंज के ऊपर, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, आपका डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के ऊपर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस है, ये सारे बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है यूएन। तो यूएन को हमको एक ही दायरे में नहीं लेना चाहिए, बट येस सिक्योरिटी काउंसिल के मामले में आई थिंक रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड। सर, अगर हम बात करें आम तौर पर वैश्विक रूप पर इसका, चाहे तेल की कीमत हो, व्यापार हो या सुरक्षा हो, क्या असर इसका पड़ सकता है? देखिए, इससे क्या होगा कि जो कैपेबिलिटी है इस वेनेजुएला की, आज इसको बताया जाता है कि 11 लाख बैरल पर डे जो एक्सपोर्ट होता है वेनेजुएला से। और जब आप इस टाइप का एक्शन अपना लेंगे तो डेफिनेटली वर्ल्ड की क्रूड प्राइसेस में फ़र्क आएगा। बिकॉज सऊदी अरेबिया से भी ज़्यादा इसको वेनेजुएला का ऑयल प्रोडक्शन है। वो दूसरी बात है कि उनके जो सिस्टम्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, वो आउटडेटेड हो चुके हैं, उसके ऊपर भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत है। और ये जो कैपेसिटी है, इसको बोला जाता है ये 2030 तक जो अमेरिका का प्लान है, जो अमेरिका का प्लान पता लगा हुआ है, ये कैपेसिटी 2030 तक 11 लाख बैरल्स पर डे से 30 लाख बैरल्स पर डे ये लेके आना चाहते हैं। और वेनेजुएला एक डायरेक्ट थ्रेट हो चुका था अमेरिका के ऑयल कंपनीज के लिए भी। और इसीलिए एक शेवरॉन ऑयल कंपनी है अमेरिका की जो वेनेजुएला में काम करती है, और इसको कुछ और भी इम्पोर्टेंट इसकी कंपनीज अमेरिका की, वो लॉस में जा रही हैं। तो फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, जब ट्रम्प बोलते हैं कि मेक अमेरिका फर्स्ट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो ये वेनेजुएला एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे गोल्ड डिपॉजिट्स हैं, जहाँ पे नेचुरल गैस तो है ही, और जहाँ पे लिथियम है, और आपका जो रेयर अर्थ मटेरियल्स है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वेनेजुएला और आपका क्यूबा में भी और कोलंबिया में भी, इसको यहाँ पर भी बहुत सारे रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं, बट ये अभी तक एक्सप्लॉइट नहीं हो पाए। तो आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता करके ट्रम्प इनका कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहता है। बिकॉज चाइना को, अगर आप ट्रम्प की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को पढ़ें, कुछ महीने पहले आई थी, वो चाइना उसका एक मेन एडवर्सरी है। और आज चाइना की वजह से अमेरिका ये अपने आप को पुश नहीं कर सकता, स्पेशली इकोनॉमिक की फील्ड में। आप इसको देखिए कि पूरे वर्ल्ड की जहाँ पर भी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, 35% चाइना का दबदबा है पूरे वर्ल्ड के ऊपर। तो अमेरिका तो कहीं पर भी नहीं है इस होराइजन में। तो इसीलिए अमेरिका चाहता है कि अभी चाइना ने मैग्नेट्स के ऊपर जो टैरिफ लगा दिया, क्योंकि अमेरिका ने लगाया तो चाइना ने भी लगाया, अब वो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना चाहता है कि अमेरिका को चाइना से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो इस टाइप की जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं जो बहुत रिच है रिसोर्सेज में, और उसकी एक्सप्लॉयटेशन उसको नहीं हो पाई है, और वो अमेरिका के इसको नक्शे कदम पे नहीं चल रही है, उनको ये पूरा कंट्रोल करेगा। आप देखना अगले 2 साल में पूरा लैटिन अमेरिका
यूएस के कंट्रोल में आने वाला है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बिकॉज आप देख लिया कि रिजाइम चेंज अभी ये हो जाएगा यहाँ पे, और अभी ट्रंप ने आज ही अनाउंस किया है कि 30 दिन में इलेक्शन नहीं होने चाहिए, बिकॉज एज पर द वेनेजुएलन कॉन्स्टिट्यूशन अगर कोई प्रेसिडेंट एब्सेंट होता है तो 30 दिन के अंदर आपको एक इसको नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन आपको करना पड़ेगा। और ट्रंप ने आज स्टेटमेंट दे दी है कि ये चीज़ नहीं होगी। तो इसका मतलब कि पूरे वेनेजुएला को ट्रंप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, और इसको मुझे लगता है इतना जल्दी ये छोड़ेंगे नहीं वेनेजुएला को, बिकॉज ये कुछ सालों तक अपना दबदबा अपना बनाएंगे, इनकी पूरी ऑयल कंपनीज के ऊपर कंट्रोल करेंगे, और जब इनको अपना मकसद हासिल हो जाएगा उसके बाद ये अपने एक पपेट गवर्नमेंट लगाएंगे यहाँ पे। सर, भारत की बात कर लेते हैं। भारत की जो विदेश नीति हमेशा संतुलित रही है, लेकिन इस तरीके का जब पूरा घटनाक्रम होता है, कैसा रुख रहता है, कैसा अपनाना चाहिए, कितना चुनौतीपूर्ण हो जाता है भारत के लिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि भारत की आप जानते हैं कि फॉरेन पॉलिसी का जो स्तंभ है वो है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। तो जब स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं तो इसका मतलब कि रशिया के साथ भी हमारे अच्छे रिलेशन होने चाहिए, चाइना के साथ भी, यूएस के साथ भी, बिकॉज ये तीन मेन पावर्स हैं हमारी, जो हमारी कंट्री को अफेक्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, मिलिट्री, टेक्नोलॉजी, हर एक क्षेत्र में। आज भारत एक डिपेंडेंट कंट्री है, एक ऐसा देश नहीं है जिसने आत्मनिर्भर में अपने आप को सक्षम कर लिया। अभी कुछ साल लगेंगे, दो हम कोशिश कर रहे हैं, रोड मैप है हमारा, तो 20-30 साल के बाद हम उम्मीद रख सकते हैं कुछ हद तक भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा। पर अभी भी 80% हमारी एनर्जी नीड्स, ऑयल नीड्स हम इसको इंपोर्ट करते हैं। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है, जैसे कि अभी वेनेजुएला का इंसिडेंट हुआ है। भारत और वेनेजुएला के बीच में इतने ग्रेट रिलेशंस भी नहीं थे। हमने जो ऑयल जो हम इसको वेनेजुएला से लेते थे, जब सैंक्शंस इसको यूएस ने लगाए तो हमने वहाँ से ऑयल लेना बंद कर दिया, और इसीलिए इसका वेनेजुएला का जो ऑयल का जो इशू है वो शायद भारत को इम्पैक्ट नहीं करेगा। बट एट द सेम टाइम आपको एक चीज़ और मद्देनज़र रखनी पड़ेगी, जो कल की ट्रंप की स्टेटमेंट है टैरिफ के बारे में, कि उसने बोला है कि मैं और इसको टैरिफ इम्पोज करूँगा। तो हाउ ये जो भारत इसको नेविगेट करेगा बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज भारत ने अभी तक तो एक स्टैंड अपना लिया हुआ है, कुछ ऑयल रशिया से कम जरूर किया हुआ है, और आज रिलायंस की भी स्टेटमेंट आई है इसके बारे में। तो इसको रिलायंस ने भी बोला है कि हम अपनी डिपेंडेंसी रशिया से हमने कम कर रखी है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो भारत के लिए बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि नॉट ओनली यूएस रशिया बैलेंसिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जो आज आप इसको देखिए, भारत के जो नेबर्स में अभी कौन दोस्त रह गए? पाकिस्तान पहले से ही एक दुश्मन है, बांग्लादेश से दुश्मनी हो चुकी है, आपका नेपाल से इतने अच्छे रिलेशंस नहीं हैं, चाइना के साथ। तो अब एक श्रीलंका को छोड़ के, जिसके साथ अभी हमारे ठीक ठाक रिलेशंस हैं, हम घिरे हुए हैं कि जो ऐसी ताकतों के साथ जिसके साथ हमारे इसीलिए ये फॉरेन पॉलिसी का ये ज़्यादा बड़ा चैलेंज है। मुझे लगता है रशिया चाइना का तो हम मैनेज कर लेंगे, इसको रशिया यूएस को, बट विद इन द सब कॉन्टिनेंट ये जो चैलेंज आ रहा है, आई थिंक 2026 वुड बी अ वेरी वेरी टेस्टिंग। हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश के इलेक्शंस की तरफ जाते हैं। आज मॉर्निंग की भी एक खबर है कि एक हिंदू को मार दिया वहाँ पे। तो जिस तरीके से ये देश बांग्लादेश माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट एक्शन ले रहा है, मुझे लगता है जल्दी भारत को अपनी रणनीति जो है वो उसको बदलनी पड़ेगी, बिकॉज अभी जो प्रेजेंट रणनीति के साथ जो भारत चल रहा है विद रिगार्ड टू बांग्लादेश, आई थिंक वो सक्सीड नहीं करने वाली।
धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो हमारे साथ डॉक्टर राजन कोचर जी थे, जिन्होंने बताया किस तरह की ये पूरा घटनाक्रम रहा, क्या इफेक्ट अन्य देशों पर पड़ेगा, भारत की कैसी फॉरेन पॉलिसी है, जो अब जो भारत के साथ लगते देश हैं उनके साथ बदलने की बहुत ज़रूरत है, बांग्लादेश के तौर पर बहुत ज़्यादा बदलने की जो ज़रूरत है इस समय भारत को अपनी विदेश नीति है। दिल्ली से कैमरा पर्सन भुवन जोशी के साथ प्रॉक्ष चौधरी, एमएच वन न्यूज़।